ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, लेकिन कुछ लोगों को राज्य में अमन चैन खटक रहा है। सियासी वजहों से जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे सामाजिक ताना बाना बिखर जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के समर्थक हिंदू व्यापारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और ये चेतावनी एक वीडियो के जरिए सामने आई। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने बिना लाग लपेट के हिंदू व्यापारियों के खिलाफ जहर उगला। मेरी आप सभी से ये अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आसपास के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है। इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले नाहिद हसन ने इस बार सभी सीमाएं पार कर दी। असल में विधायक अपने इलाके में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा हटाए जाने से नाराज है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से अल्पसंख्यक समुदाय के छोटे दुकानदारों को अपना अवैध कब्जा छोड़ना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक ने इसे धर्म से जोड़ दिया और हिसाब पूरा करने के लिए अपने समर्थकों से हिंदू दुकानदारों का बहिष्कार करने की अपील की। हम सबकी बेहतराई इसी में ही है, थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से हम जब चीज लेते हैं तब इनका घर चलता है और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पे जो है जूता बजाया जा रहा। तो सभी से मेरी आप सभी से जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, यहाँ थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद। समाजवादी पार्टी के विधायक की सोच है कि कैराना प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। नाहिद हसन ने तो अधिकारियों को भी बीजेपी का समर्थक बता दिया। कुछ भाजपा के लोग हैं और कुछ भाजपा दिमाग वाले जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने ये साजिश रची इन गरीब लोगों को यहाँ से हटाने की। कैराना की तनाव भरे माहौल में नाहिद हसन का ये वीडियो आग भड़काने वाला साबित हो सकता है, लेकिन विधायक को इसकी फिक्र नहीं है। उन्होंने अपने संदेश को सोशल मीडिया पर फैलाने का आदेश दे दिया। यही मैं एक मैसेज देना चाहता था, सिर्फ अपने इन सराय के लोगों के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, फैला दो। और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, लेकिन पुलिस भी इसे लेकर सतर्क नजर आई। यदि मंशा सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचाने की है तो उसको 144 लागू है हमारे जनपद में सीआरपीसी की धारा। 18 जुलाई से अगर जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि उनका कोई भी कृत्य या कोई भी बयान या कोई भी अपील 144 की परिधि में या अन्य कानूनी प्रावधानों की परिधि में आता है तो निश्चित रूप से इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि धार्मिक आधार पर कैराना को सुलगाने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी और इस मामले में वीडियो की जांच के बाद विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साल 2016 में कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा सामने आया था। आरोप लगे थे कि डर की वजह से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार कैराना छोड़ने के लिए मजबूर हुए, लेकिन 3 साल बाद भी समाजवादी पार्टी के विधायक हिंदू कारोबारियों को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। कैराना के बाजार में हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई बंटवारा नहीं। बेचने वालों और खरीदने वालों ने मजहब के नाम पर कोई फर्क नहीं किया, लेकिन साफ है कि नाहिद हसन जैसे लोगों को ये माहौल पसंद नहीं आ रहा। जो पीछे व्यापारियों पे अत्याचार हुआ था और जो गुंडागर्दी के कारण पलायन हुआ था, उससे उन्होंने इस बात को कहकर अपनी मोहर लगा दी। उनके शासन में और उनके लोगों के द्वारा हमेशा व्यापारियों पे और खासकर भाजपा के व्यापारियों पे अत्याचार किए। बीजेपी की दलील है कि योगी सरकार ने सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, इसीलिए ऐसी भड़काऊ बयानबाजी का सहारा लिया जा रहा है। नगर पालिका की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जो उन्हीं के लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ था, उससे बौखलाकर यहाँ दंगा भड़काने की कोशिश कर रही। कावड़ का सीजन चल रहा है, ऐसे में कोई रुका रोड़ा होगा तो वो हो जाएगा। वहीं कैराना के दुकानदारों में विधायक के ऐसे बयान के बावजूद कोई डर नहीं है। इस शहर के विधायक थे, इस क्षेत्र के विधायक थे, वो आज से लगभग 15-20 दिन से वो गायब हैं, क्षेत्र के अंदर नहीं है। और आज बाजार को अस्थिर करने के लिए, इस माहौल को अस्थिर करने के लिए, इस प्रेम भाव को खत्म करने के लिए, अभी पीछे प्लान मुद्दा चल रहा था, कुछ पार्टी ने अपनी रोटियां देख ली, आज वो ठंडा हुआ था, लोगों के मन से कुछ ढील हुई थी, आज उसे फिर उभारने के लिए एक नया काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। हिंदू दुकानदारों ने साफ कर दिया है कि विधायक के वीडियो के बावजूद कैराना का सामाजिक तालमेल नहीं बिगड़ेगा। नवी मुंबई में एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक बच्चा समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
खौफनाक हादसे की तस्वीरें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर नवी मुंबई के कामोठे इलाके की है। सड़क पर लोगों की आवाजाही सामान्य थी। सड़क किनारे एक बुजुर्ग चबूतरे पर बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एक युवती सामने आती मौत से बेपरवाह अपने सामान पर नजर डालती हुई आगे चली जा रही थी। तभी सरोवर होटल के सामने से एक स्कोडा कार इतनी तेजी से आई कि किसी को कुछ संभलने और समझने का मौका ही नहीं मिला। कार ने सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गुजरने वाले 4 लोगों को रौंदती चली गई। कार से ठोकर लगते ही लोग हवा में कई फीट तक ऊपर उछल गए। दर्दनाक हादसे में 7 साल के सार्थक चोपड़े और 32 साल के वैभव गुरव की मौत हो गई। सार्थक की मां साधना समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़क पर मौजूद लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़े और उन्हें उठाकर पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के भी परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक की तलाश में जुटी है। बैंक में ज्यादा कैश जमा कराना मुश्किल पैदा कर सकता है। अभी तक सिर्फ पैन कार्ड दिखाकर ही बैंक खाते में ज्यादा कैश जमा कराया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नकद लेन देन पर नकेल कसने के लिए सरकार एक नई योजना बना रही है, जिसके तहत बैंक खाते में बड़ी राशि के लेन देन के लिए आधार नंबर का KYC करवाना जरूरी होगा, जो कि बायोमेट्रिक टूल या वन टाइम पासवर्ड के जरिए करवाया जा सकता है। वेरिफिकेशन अनिवार्य बनाने के लिए जमा निकासी की सीमा 10 से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। सरकार के इस कदम का मकसद छोटे ट्रांजैक्शन करने वालों को कोई दिक्कत पैदा किए बिना बड़े ट्रांजैक्शन करने वालों का पता लगाना है। नकद जमा निकासी के अलावा एक निश्चित मूल्य से ज्यादा की प्रॉपर्टी के लेन देन में भी आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जा सकता है। इस कदम की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कुछ जमाकर्ता फर्जी पैन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके लेन देन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि इससे धोखाधड़ी को कम करने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। भविष्य में इसे तय सीमा से अधिक की विदेशी करेंसी की खरीद के लिए भी अनिवार्य किया जा सकता है। यूपी के झांसी में ATS ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के झांसी में ATS ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1000 डेटोनेटर और 5000 जिलेटिन रॉड मिले। यूपी के गोंडा में एक निजी स्कूल में बम विस्फोट होने से हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत रही कि रविवार को अवकाश होने के कारण बच्चे स्कूल में नहीं थे। यूपी के हापुड़ में पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 7वें वेतनमान की मांग को लेकर BHU अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद दूर दराज से आए सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत द्वारा 2 महीने के लिए पैराशूट रेजिमेंट के साथ ट्रेनिंग करने की अनुमति दी गई। आगरा के तेज गेंदबाज दीपक चाहर और स्पिनर राहुल चाहर का वेस्टइंडीज दौरे के लिए चयन होने पर उनके पिता और गुरु लोकेंद्र चाहर ने खुशी जाहिर की। कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 305 अंकों की गिरावट के साथ 38,031 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 अंकों की कमजोरी के साथ 11,337 पर बंद हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पिछले 3 महीनों में एक भी बेटी का जन्म नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान कुल 218 बच्चे पैदा हुए। मामले का पता होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और इन सभी 133 गांव की लिस्ट बना ली गई, जहां सभी के सभी बेटे ही पैदा हुए। प्रशासन ने सभी गांवों को रेड जोन में रखा है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को इन पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आंकड़े चौंकाने वाले, लिहाजा प्रशासन में हड़कंप मचना लाजमी है। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो वो भी हैरान हो गए। साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके लिए मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि आप इसकी एक बार पुनः इसका सर्वेक्षण करके और उसकी अधिकृत जानकारी हमको रिपोर्ट करें। ये स्थिति तब है जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी जांच के आदेश दे रखे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से भी उसका आगे चल के मूल्यांकन होगा। तो जब ये दोनों रिपोर्टें आ जाएंगी, उसी के अनुसार मुझे लगता है कि हमें कोई विचारधारा बनानी चाहिए। उत्तरकाशी के डीएम आशीष चौहान ने मामले की जांच के साथ आशा कार्यकर्ताओं की ओर से भेजी गई रिपोर्ट को मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश जारी कर दिए। उत्तरकाशी को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में सनसनीखेज जानकारियां सामने आई।
इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरकाशी के 133 गांव में पिछले 3 महीनों में 218 बच्चे पैदा हुए, लेकिन इनमें एक भी लड़की नहीं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तरकाशी के टूंडा ब्लॉक में सबसे ज्यादा 51 बच्चे पैदा हुए और सबके सब लड़के थे। इसी तरह से भटवाड़ी ब्लॉक में 49 बेटे पैदा हुए। नौगांव में 45 बेटे, जबकि मोरी में 29 बेटों ने जन्म लिया। चिंडाली चौड़ के 16 गांव में 23 बच्चों का जन्म हुआ, ये सभी लड़के थे। पुरोला में 17 बच्चों का जन्म हुआ, ये भी लड़के थे। उत्तरकाशी में नवजात बच्चों के चौंकाने वाले इन आंकड़ों को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने डीएम से मामले की पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। उत्तरकाशी के डीएम आशीष चौहान ने इस मामले में उत्तरकाशी में कन्या भ्रूण हत्या की आशंका जाहिर की है, लेकिन यह आशंका कितनी सच है, ये जांच के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगा। इधर मुंबई के बांद्रा इलाके में एमटीएनएल की बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से करीब 100 लोग बिल्डिंग में फंस गए थे, जिन्हें बचाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों को क्रेन के जरिए निकाला गया। इससे पहले बांद्रा में मौजूद 9 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद धुएं का गुबार पैदा हो गया था। इमारत की तीसरी चौथी मंजिल पर आग लगी थी। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई। बताया गया कि इमारत में 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। इमारत में फंसे लोग बिल्डिंग की 8वीं और 9वीं मंजिल की सीढ़ियों के पास खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्हें क्रेन की मदद से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। हालांकि इस दौरान कई लोग अंदर ही फंसे हुए थे, जो अपने मुंह को कपड़ों से ढके हुए भी नजर आए। बताया गया कि राहत बचाव में लगे दमकल के 2 अधिकारी भी इस दौरान घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हमारी ड्यूटी 4 बजे तक थी, आज 3 बजे लगी, कहाँ लगी ये नहीं मालूम। लेकिन समझ जब अलार्म बजा तो हम बाहर निकले तो धुआं दिखाई दिया और धुआं धीरे धीरे इतना विकराल रूप पकड़ लिया कि हम लोग घबरा गए। ये गाड़ी जो है आई और 4-4 करके हम लोगों को हमारे बारी से निकाला। कितने घंटे तक आप फंसे थे बिल्डिंग के अंदर और कितनी देर में गाड़ी आई है? गाड़ी तो बहुत जल्दी आई और हम 3 बजे आग लगी बता रहे हैं ना, 3 बजे नॉर्मल थी, इसके बाद विकराल रूप पकड़ा। लेकिन 4 बजे तक जो है हम नीचे आ गए। कितने बजे उतरे ये नहीं मालूम कि हाँ कितने बजे, लेकिन हम जैसे टेक्निकल मैकेनिक हैं मकान। हाँ जी हाँ। अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी 100 से कम नहीं रहे होंगे। बताते हैं कि 2.5 महले पे आग लगी थी, लेकिन कौन से सेक्शन में लगी थी ये नहीं मालूम। बांद्रा में एमटीएनएल की बिल्डिंग में यह आग लगी थी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस हादसे की एमटीएनएल बिल्डिंग में आग पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से आग में जो फंसे हुए लोग थे वो अपनी अपनी बैल्कनी में आ गए और वहां से आकर नीचे इशारा किया सुरक्षा कर्मियों को कि वो यहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। और इसमें धुएं का गुबार भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्डिंग से झांकते हुए लोग, जिनको एक एक करके रेस्क्यू किया, यहाँ पर क्रेन की मदद ली गई और क्रेन की मदद से फायर कर्मियों ने लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे तक चला, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान में 81 साल के एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे की हत्या के बाद इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए। इस बुजुर्ग पिता ने इंसाफ के लिए 350 किलोमीटर पैदल यात्रा तय की और हनुमानगढ़ से जयपुर पहुंचे। जहां बुजुर्ग पिता ने बेटे के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए राजस्थान विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। रामस्वरूप हनुमानगढ़ के नोहर के रहने वाले 21 महीने पहले उनके बेटे पवन व्यास की निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्यारों का आज तक सुराग नहीं लग पाया। हालांकि रामस्वरूप ने अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद पुलिस से लेकर गृह मंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने इंसाफ के लिए 350 किलोमीटर पैदल यात्रा तय की और नोहर से जयपुर पहुंचे, जहां विधानसभा के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। पवन व्यास की हत्या होगी 2 साल पहले, उसके बदले में न्याय नहीं मिल रहा है। मैं दफ्तर की जगह क्यों हूँ, कोई जगह इसी नहीं छोटी मैं नहीं गई हूँ। जब न्याय की उम्मीद थी बड़े में गया हूँ और मैं निराश होकर आया हूँ, मैंने न्याय नहीं। हालांकि राजस्थान विधानसभा के बाहर मौजूद कई विधायकों ने रामस्वरूप से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलवाने का भरोसा दिया।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बयान देकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने आतंकियों को नसीहत दी कि वो निर्दोष लोगों की जगह भ्रष्टाचारियों की हत्या करें। इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उन पर सीधा हमला बोला। राज्यपाल सत्यपाल मलिक करगिल में एक कार्यक्रम में शामिल थे, जहां उन्होंने राज्य के भ्रष्टाचार पर चिंता जताई, लेकिन उनका बयान आते ही उमर अब्दुल्ला ने उन्हें निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया, आज के बाद जम्मू कश्मीर में किसी भी मुख्य धारा के नेता या नौकरशाह की अगर हत्या होती है तो समझा जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आदेश पर की गई। उमर अब्दुल्ला यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने नसीहत दी कि सत्यपाल मलिक को दिल्ली में अपनी प्रतिष्ठा की पड़ताल करनी चाहिए। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने भी उमर पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, न मेरे पास दादा बाप का नाम है न रुपया है तुम्हारी तरह। 1.5 कमरे के मकान से यहाँ आया हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनका जो भ्रष्टाचार है उसे सबको दिखाकर जाऊंगा। सत्यपाल मलिक ने उमर अब्दुल्ला को राजनीतिक तौर पर नौसिखिया बताया, लेकिन अपने बयान पर सफाई भी दी। चूंकि वो वायलेंस से ताल्लुक रखता है, वो मुझे अवॉइड करना चाहिए था, उसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन मैं अगर गवर्नर ना हूं तो जरूर कहूं और उसकी जो सजा हो उसको भुगतूं। लेकिन दिल्ली में इस मुद्दे पर सियासत गर्म रही। खासकर जो बड़े संवैधानिक पद पर हैं, उनको अपने भावनाओं को अंदर रखते हुए तो एक संविधान पद की मर्यादा के आधार पर वक्तव्य देना चाहिए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक आतंकियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील करते रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर गुस्से में दिए उनके बयान ने तूल पकड़ लिया। पुर्तगाल के जंगलों में भीषण आग से हाहाकार मचा हुआ है। आग ने कई किलोमीटर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तरी लिस्बन से 200 किलोमीटर दूर कोस्टारो इलाके में आग ने सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है। बेकाबू आग पर काबू पाने के लिए 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को लगाया गया है। हवा की वजह से यह आग तेजी से फैलती जा रही है, जिसने रिहायशी इलाकों में बने मकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आग से अपने घरों को बचाने के लिए स्थानीय लोग जुटे दिखाई दिए। यह आग इतनी तेजी से भड़क रही है कि इसकी चपेट में आने से 8 फायरकर्मी और 12 स्थानीय लोग झुलस गए। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का सहारा भी लिया जा रहा है। जंगल में आग से कई हेक्टेयर जंगल पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। आसमान में धुएं का गुबार छाने से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सोनभद्र नरसंहार के वीडियो ने एक बार फिर से यूपी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस नरसंहार के बाद का वीडियो भी इंडिया न्यूज ने आपको दिखाया था, लेकिन अब वारदात के ठीक पहले का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां 17 जुलाई को हुआ नरसंहार सुनियोजित था। पहले वीडियो में विवादित जमीन पर करीब 3 दर्जन ट्रैक्टर खड़े दिखाई दिए। गांव वालों की तरफ से वहां कोई नजर नहीं आया। इन ट्रैक्टरों पर सवार होकर आरोपी जमीन पर कब्जा करने आए थे। दूसरा वीडियो तब का है जब गांव वाले सामने आए, लेकिन ट्रैक्टरों पर सवार लोगों ने उन पर लाठियों से हमला बोल दिया। गांव वाले इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। गांव वालों ने विरोध की कोशिश की, लेकिन हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस बीच गोली चलने की आवाज आने लगी। गोलियां चलते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कई लोग इस फायरिंग के शिकार हुए। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक ये हमला चलता रहा। इसके बाद फायरिंग हुई और 10 मिनट में वहां लाशें बिछ गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी तो वहां से भाग निकले, लेकिन मौत का मंजर पीछे छोड़ गए। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने आत्मरक्षा के लिए मुसलमानों को हथियार रखने की हिमायत करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के साथ उन्होंने मॉब लिंचिंग पर चिंता जाहिर की और साथ ही मुसलमानों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस के साथ हथियार रखने की जरूरत पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण कैंप लगाने का भी ऐलान किया। कर्नाटक के सियासी संकट का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। चर्चा थी कि सोमवार को सदन में शक्ति परीक्षण हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए शाम 6 बजे का वक्त भी तय हो गया था, लेकिन शाम के वक्त भी वोटिंग नहीं हुई। इस बीच कर्नाटक विधानसभा में हंगामा होता रहा। जेडीएस और कांग्रेस के नेताओं ने स्पीकर से बात की, लेकिन इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। फिलहाल इस
वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। येदियुरप्पा आज फ्लोर टेस्ट कराने पर अड़ गए हैं और इसी मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। येदियुरप्पा रात 12 बजे तक विधानसभा में भी रुकने को तैयार हैं, लेकिन उनकी मांग यही है कि आज ही शक्ति परीक्षण कराया जाए। जेडीएस कांग्रेस विधायकों ने रात में रुकने से मना किया और स्पीकर कह रहे हैं कि मैं भी रात में रुकने के लिए तैयार हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हंगामा इस बात को लेकर चल रहा है कि शक्ति परीक्षण करा लिया जाए, लेकिन इसी शक्ति परीक्षण को लेकर दोनों पक्षों में खींचतान चल रही है। पक्ष विपक्ष में येदियुरप्पा शक्ति परीक्षण की मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि फ्लोर टेस्ट आज ही कराया जाना चाहिए, इसके लिए मैं रात 12 बजे तक रुकने को भी तैयार हूं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त लगातार हंगामा चल रहा है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस वक्त लाइव तस्वीरें हैं कर्नाटक विधानसभा की, जहां पर येदियुरप्पा इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है सदन में और उनका सीधे तौर पर यही कहना है, यही मांग है बीएस येदियुरप्पा की कि आज ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए। ब्रजेश पांडे इस वक्त सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, हंगामा हो रहा है कर्नाटक विधानसभा में और आज येदियुरप्पा अड़ गए हैं। पिछले कई दिनों से हो रहा था कि फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, लेकिन आज लगता है कि येदियुरप्पा पूरी तरह से अड़ गए। येदियुरप्पा ने एकदम बगावती तेवर अपना लिए हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक की सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। मुख्यमंत्री ने हमें प्रॉमिस किया था कि आज ही इस मसले का निपटारा हो जाएगा, आज ही वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे। और मैंने अभी अपने सुनील, जो कि चीफ विप है, उनको भी बताया था कि ये आज ही खत्म हो जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि हम रात के 12 बजे तक सदन में रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो इससे साफ है कि येदियुरप्पा ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं और इसी दौरान कांग्रेस और जेडीएस के सभासद सदन में लगातार हंगामा मचाए हुए हैं। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही थी ब्रजेश की कुमारस्वामी शायद आज इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि नंबर्स उनके पास नहीं है। देखिए, ये खबर बिल्कुल आ रही थी कि कुमारस्वामी आज इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें ये बताया गया कि कुमारस्वामी के कैंप से में काफी मंथन हुआ और ये माना गया कि शायद आज वो नहीं देंगे इस्तीफा, क्योंकि उनका ये कहना था कि कई लोग अभी वो अपना स्पीच देना चाहते हैं और इसके अलावा वो कल जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेना चाहता है उसको भी एक बार देखना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस के पास जो विप के लिए जो अर्जी दाखिल की है, यदि वो अप्रूव कर दी जाती है तो उनको काफी बल मिलेगा। लेकिन यदि वो अर्जी खारिज हो जाती है तब इस सरकार का जाना लगभग तय होगा। तो मुझे लगता है कि वो आखिरी मौका भी आजमा लेना चाहते हैं इससे पहले कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिए जाए। बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से, क्योंकि वो जानते हैं कि आज की रात है, कल तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ न कुछ डिसीजन उस पर आएगा ही, तो वो टाइम बाय कर रहे हैं एक तरीके से आज का। बिल्कुल, अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि वो बिल्कुल टाइम बाय कर रहे हैं। येदियुरप्पा ने इसीलिए अब अपने बगावती तेवर अपना लिया है कि उनको ये कहा गया था कि आज रात ही आज सदन के अंदर इस अपना विश्वास मत वो कर लेंगे, साबित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि वो रात के 12 बजे तक सदन में रहेंगे। ठीक है, बहुत